आरती उससे झल्लाते हुए बोला, अब क्या हुआ यार, अब क्या रह गया जानने को? वो एक साथ बोले, सच? आरती चौंक गया और बोला, कौन सा सच? आदित्य जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, चलो अब सच बताओ। बेटा, हम सच जानना चाहते हैं, झूठ नहीं। आरती ने तिरछी नजरों से दोनों को देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर अपने हथियार डालते हुए बोला, ओके फाइन, क्या जानना चाहते हैं आप दोनों? रिजुल शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, तू वापस क्यों आया? आरती नजरें चुराते हुए बोला, तू अच्छे से जानता है। रिजुल उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया, पर तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। आरती ने एक नजर दोनों को देखा और बोला, डैड, आई एम इन लव। मैं जब वहां गया तब मुझे महसूस हुआ कि रिजुल सही था। वहां जाकर मैंने उसे बहुत मिस किया और उसकी आवाज सुनने को बेचैन रहता था। फिर आदित्य जी के हाथ पकड़कर बोला, डैड, मुझे नहीं पता कि कब और कैसे मैं शिजा से प्यार करने लगा, पर ये सच है डैड, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है डैड, इस बार पहली बार मुझे इंडिया आने में खुशी मिली। डैड, उसने मुझे बदल दिया। मेरा भी मन करता है कि मैं हंसूं, बातें करूं, खुश रहूं। और डैड, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। बोलते हुए आरती की आंखें नम हो गईं, जिसे देखकर आदित्य और रिजुल की आंखें भी नम हो गईं। आदित्य जी उसे गले लगाते हुए बोले, आई एम वेरी हैप्पी बेटा, मुझे तो शिजा पहले से ही बहुत पसंद है। आरती खुश होकर उनके गले लग गया और बोला, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। रिजुल ने देखा तो वो भी उनके गले लग गया। आदित्य जी, आरती और रिजुल तीनों ही एक दूसरे के गले लग गए। फिर आदित्य जी आरती से बोले, तो बेटा आगे का क्या सोचा है तुमने? आरती उनसे बोला, डैड, मुझे पता चल गया मेरे दिल में उसके लिए क्या है, पर अभी उसके बारे में नहीं पता ना। फिर रिजुल की पीछे से गर्दन पकड़कर बोला, और तू ये था क्या मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगाकर आनव से उसे प्रपोज करवाया है? रिजुल उससे बचते हुए बोला, अरे अरे तो और क्या करता मैं, तू तो उसे प्यार ही नहीं करता था, यही बोलकर गया था ना। और आनव ने मुझसे कहा था कि वो शिजा को पसंद करता है और उसे प्रपोज करना चाहता है और मेरी मदद चाहता है, तो मैंने कर उसकी। हाँ, तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, तुझे मेरी मिली थी जलाने के लिए, आरती ने उस छोड़ते हुए कहा। आदित्य जी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। रिजुल उसकी बात सुनकर बोला, वैसे एक बात मैं तुझे बता दूं आरती, तू सीधा गुलाब लेकर मत पहुंच जाना उसे प्रपोज करने। बाकी दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। आदित्य जी उससे बोले, अब प्रपोज करेगा तो क्या बिना गुलाब के करेगा? रिजुल हंसते हुए बोला, अंकल जी, अगर ये गुलाब लेकर जाएगा ना तो वो खुद उस गुलाब की पत्तियां खाकर इसके हाथ में गुलाब की डंडी थमा देगी। आरती उससे बोला, क्या कहना चाहता है तू? रिजुल उनसे बोला, अरे मुझे चिति ने बताया था एक दिन कि कॉलेज में एक बार एक लड़के ने शिजा को प्रपोज किया, तो शिजा ने उसके हाथ गुलाब लेकर उसकी पत्तियां खा ली और डंडियां उसके हाथ में वापस थमा दी, और उस लड़के को ऐसा डराया कि दोबारा वो लड़का तो क्या, किसी भी लड़के ने उन दोनों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। फिर उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी जो चिति ने बताई थी। उसकी बात सुनकर तीनों खिलखिलाकर हंस दिए। आदित्य जी हंसते हुए बोले, कमाल है ये लड़की, मतलब खाना खाने के बाद भूख कैसे लगेगी और सोने के बाद नींद नहीं आती। हाँ। फिर आरती से बोले, बेटा इतना आसान नहीं है उसका प्यार पाना और अपने प्यार का एहसास कराना। आरती ने उनकी तरफ देखते हुए बोला, जानता हूँ डैड, पर वो प्यार ही आसानी से मिल जाए। जानता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आदित्य जी उसके कंधे को थपथपाकर बोले, मुझे यकीन है कि तुम कामयाब जरूर होगे बेटा। फिर आदित्य जी रिजुल से बोले, वैसे बेटा तुमने आरती की तो लंका ढूंढवा दी, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? रिजुल एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, क्या 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 बात कर रहे हो अंकल? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बच्चा हूँ। आदित्य जी उसे घूरते हुए बोले, वैसे लड़की तुम खुद पसंद करोगे या मेरी पसंद की चल जाएगी? वैसे मेरी नजर में है एक लड़की जो तुम्हारे लिए एकदम फिट है, और सोच रहा हूँ कि उसकी फैमिली से बात कर लेता हूँ। आरती को उसकी हालत पर हंसी आने लगी और रिजुल एकदम से बोल पड़ा, अंकल मैंने पसंद कर ली है लड़की, अपने ही ऑफिस में काम करती है। रिजुल को पता भी नहीं चला कि वो क्या भूल गया। जब आदित्य जी को अपनी तरफ घूरते देखा तो ध्यान आया कि वो क्या भूल गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर आदित्य जी हंस दिए और बोले, बेटा मुझे चिति पसंद है। चिति का नाम सुनकर दोनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। रिजुल उनसे बोला, हाँ आपको कैसे पता चला कि चिति ही है? आदित्य जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा
जिस स्कूल में तुम दोनों अभी पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल में मैंने पीएचडी की हुई है, समझे? तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ मैं, और ऑफिस में क्या चल रहा है वो सब भी मालूम है मुझे, समझे? अब भाई तुम दोनों का जब शादी का मन करे ना तो बता देना, मैं उनके पेरेंट्स से बात कर लूंगा। फिर अपने मन में बोले, और वैसे भी शिजा तो मेरी कांड पार्टनर है। और बेटा आद्री, अभी तो तुझे उसके कांडों के बारे में पता ही नहीं है, जब पता चलेगा ना तब तेरा रिएक्शन देखने को मिलेगा। आदित्य जी अपनी ही बात पर मन ही मन मुस्कुरा दिए। दोनों ही उनसे गले मिल गए, फिर अपने अपने रूम में सोने चले गए। आद्री अपने रूम में लेटा शिजा की फोटो देखकर बोला, बस कुछ देर और, फिर कल तुम मेरी आंखों के सामने होगी। ऐसी ही बात करके आद्री उसके सपनों में खो गया। अगले दिन आद्री ऑफिस पहुंच गया। उसे वापस आई देखकर सभी खुश हो गए और खुश होकर विश किया। आद्री सबसे बात करके अपने केबिन में पहुंच गया। रिजुल उसके केबिन में आया और कॉमन वॉल पर लगे कर्टन लगा दिए ताकि आद्री शिजा को ना देख सके। आद्री ने एक नजर उसे घूरा तो रिजुल उससे बोला, यार अब शिजा का रिएक्शन देखना है कि क्या रहता है, तो अभी से रहने दे। उसकी बात सुनकर आद्री चुपचाप अपना काम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद चिति और शिजा ऑफिस आई और सबको विश करके अपने अपने केबिन में चली गई। रिजुल अभी आद्री के केबिन में था। चिति नॉक करके उसके केबिन में आई तो सामने चेयर पर बैठे आद्री को देखकर हैरान हो गई। उसने रिजुल को हैरानी से देखा तो रिजुल मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे हैरान देखकर आद्री बोला, क्या हुआ चिति, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? चिति बोली, आप कब आए? तब रिजुल ने उसे बताया कि कल ही आया, पर इस बारे में शिजा को मत बताना। चिति ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके नहीं बताऊंगी, और वो वहां से चली गई और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद शिजा कुछ फाइलें लेकर आद्री के केबिन में आई जहां पर आदित्य जी बैठते थे। उसे आदित्य जी से साइन करवाने थे। उसने गेट नॉक किया और अंदर से कम इन सुनते ही वो बिना सामने देखे ही अंदर आई। इस समय शिजा का पूरा ध्यान अपने हाथों में पकड़ी फाइलों पर था। उसने अपने सामने देखा ही नहीं कि कौन बैठा है, उसके लिए तो आदित्य जी बैठे थे। आद्री की नजर जब अपने सामने पड़ी तो वो शिजा को एक टक देखने लगा। शिजा बोले ही जा रही थी और आद्री उसे बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था। और देखे भी क्यों ना भाई, इतने दिनों बाद जो देख रहा था। और वहीं शिजा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, पर जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या हुआ बिग बॉस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसने बोला और एक नजर अपने सामने देखकर वापस फाइल में देखने लगी। फिर एक झटके से अपने सामने देखा तो आद्री को देखकर हैरानी से उसका मुंह खुल गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर सामने देखा। उसने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की, पर जब उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने अपने माथे पर सर डाले और फाइलें टेबल पर रखकर अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की तरफ चल दी। उसने एक नजर उस केबिन को देखा, फिर दरवाजे के पास जाकर एक बार फिर अजीब सा मुंह बनाकर पीछे मुड़कर देखा। आद्री को देखकर उसने अपना सिर झटका और बाहर आकर खड़ी हो गई। वहीं आद्री उसके इस तरह के रिएक्शन से हैरान था। इसे क्या हुआ, और बिना कुछ बोले ही चली गई। वहीं शिजा बाहर आकर खड़ी हो गई और खुद से बोली, यार आज क्या हो गया है मेरी आंखों को? ये दो भूमल क्यों दिख रहे हैं मुझे यहाँ? ये चिति भी ना पता नहीं कल कितना याद करवा दिया मुझे कि मुझे बिग बॉस की जगह ये दिख रहे हैं। उसने एक नजर बाहर लगी नेम प्लेट पर डाली, फिर बोली, यार केबिन तो वही है जिसमें मैं रोज आती हूँ। फिर अपने हाथ पर सांस छोड़ते हुए बोली, यार मैंने तो पी भी नहीं है जो मुझे 1 के 4 दिखाई दे। अगर बेवड़ी होती तो समझ भी आता, लेकिन फिर भी 1 के 4 दिखते। लेकिन यहाँ तो फादर की जगह बेटा दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर कुछ सोचकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिग बॉस ने पी हुई है और मुझे उनकी जगह उनके बेटे दिखाई दे रहे हैं? यार ये तो बड़ा झोल है। जो भी है मुझे अंदर जाकर ही पता चलेगा, अभी देखती हूँ। यहाँ खड़े होने से तो कुछ नहीं होगा। वहीं जब आद्री ने शिजा का काफी देर तक वेट किया और जब वो नहीं आई तो खुद उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी वो दरवाजा खोलता उससे पहले ही दरवाजा खोलकर अंदर आती हुई शिजा से टकरा गया। शिजा नीचे गिरती उससे पहले ही आद्री ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसका एक हाथ शिजा की कमर पर था और दूसरा उसकी पीठ पर। शिजा ने गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और आद्री उसी की तरफ देख रहा था। शिजा ने जब महसूस किया कि वो गिरी नहीं है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक बार नीचे देखा। जब कंफर्म हो गया तो उसने अपने सामने देखा तो आद्री को देखकर एकदम से बोली, वो तेरी आप सच में हो? इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं था। वो जल्दी से आद्री के गले लग गई। आद्री एकदम से चौंक गया, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने भी उसे कस कर गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस करने लगा। सुनाई दी, अरे क्या हुआ आपको? अरे कहाँ खो गए आप? मुझे सीधा तो करिए, कब से बोले जा रही हूँ मैं। आपने तो मुझे हवा में ही लग के रहने दिया। आद्री एकदम से होश में आया और उसने उसे सीधा खड़ा कर दिया। वो अपने मन में बोला, मतलब ये सपना था? बेटा खुली आंखों से सपने देखने लगा। अपने हाथ बालों में घुमाता हुआ मुस्कुरा दिया। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुझे आद्री। फिर शिजा खुश होती हुई बोली, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सच में आओ। तभी अचानक से केबिन का डोर खुल रिजुल और चिति अंदर से आए। उन दोनों को देखकर शिजा बोली, सर आ गए, आप दोनों को पता था और मुझे ही नहीं बताया। खैर छोड़ो। फिर आद्री को देखकर बोली, 1 मिनट, आप तो हमेशा के लिए चले गए थे ना, फिर अचानक से वापस क्यों आ गए? शिजा के अचानक से पूछे जाने पर आद्री हड़बड़ा गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह से उससे ये प्रश्न पूछ लेगी। रिजुल उसकी बात पर जानबूझकर उससे शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ आद्री बता ना कि तू वापस क्यों आ गया, बता। आद्री ने एक नजर उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ तो मैंने कब कहा था कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? जरूरी काम से गया था, हो गया पूरा तो आ गया वापस। वो अच्छा ऐसी बात है? और आपको पता है चिति आपको कल ही याद कर रही थी और आज ही आप आ गए। शिजा का ये बोलना था कि रिजुल और आद्री ने हैरानी से चिति की तरफ देखा। उन दोनों को ऐसा देखते देख चिति हड़बड़ा गई। वो अभी कुछ बोलती कि शिजा पहले ही बोल पड़ी, अरे चिति मुझसे बोल रही थी कि आद्री सर के जाने के बाद ऑफिस खाली खाली सा हो गया है ना, और देखिए आज आप आ गए। उसकी बात सुनकर चिति बोली, लेकिन शिजा तू तो कल कह रही थी कि तू आद्री सर से नाराज है
और तू उनसे बात ही नहीं करेगी। ये सुनकर आरती ने चौंक कर कहा, नाराज मुझसे? पर क्यों? चिति उससे बोली, क्योंकि आप जब से गए थे तब से आपने इसे एक भी बार फोन नहीं किया था ना, इसीलिए। ये सुनकर आरती के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी शिजा बोल पड़ी, हाँ तो नाराज तो मैं अभी भी हूँ ना, और मैं कहाँ इनसे बात कर रही हूँ। फिर आरती से बोली, मैं कोई आपसे बातें कर रही हूँ क्या, बताइए, बोलिए। आरती कुछ बोलता उससे पहले ही शिजा बोल पड़ी, नहीं ना, देखा, नहीं कर रही हूँ मैं इनसे बात। वो तो ये बात कर रहे हैं मुझसे, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। और वैसे भी मैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा वाला गुस्सा हूँ, इसलिए मैंने आपसे बात ही नहीं की। और एक आप हैं जो इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं। खैर छोड़िए, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, और आप सभी के पास बातों के अलावा और कोई काम होता ही नहीं है। फिर आरती की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम बैक, और वहां से चली गई। उसके जाते ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और हंस दिए। आरती हंसता हुआ बोला, ये बिल्कुल नहीं बदली। रिजुल उससे बोला, हाँ तू बदल गया, जरूरी तो नहीं ना कि वो भी बदल जाए। तभी चिति बोली, इसको एहसास कराना मतलब पत्थर से सिर मारने जैसा है। कोई बात नहीं चिति, जहाँ मुश्किल नहीं वहाँ प्यार में मजा भी नहीं। आरती बोला और अपनी चेयर पर वापस बैठ गया, और रिजुल और चिति भी थोड़ी देर बाद वहां से चली गए। रिजुल और चिति अपने केबिन में आ चुके थे और शिजा अपने केबिन में थी। आरती ने उठकर कॉमन वॉल से पर्दा हटाया और शिजा की ओर देखने लगा। फिर खुद से बोला, कमाल करती है ये लड़की, मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ और ये मुझसे वापस आने का कारण पूछ रही है। उसने अपना सिर झटका और फिर अपने काम में लग गया। थोड़ी ही देर में आनव भी वहां आ गया। आरती को देखकर वो भी खुश हो गया, पर आरती को उससे मिलकर जरा भी खुशी नहीं हुई। पर उसने शो नहीं किया और थोड़ी देर बाद सभी मीटिंग हॉल में चले गए। आदित्य जी, रिजुल, चिति, रोहन, आनव, नैना, आरती और शिजा सभी मीटिंग हॉल में बैठे संडे को होने वाले शूट का डिस्कशन कर रहे थे। आनव ने सबको शूटिंग की लोकेशन बताई और उसको कैसे क्या करना है ये उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। वहीं सबसे अपने अपने आइडियाज देने के लिए कहा और सभी ने अपने अपने आइडियाज दिए। आनव मुस्कुराते हुए शिजा की ओर ही देख रहा था और आरती उसे गुस्से में घूर रहा था। जब आनव उसकी तरफ देखता तो आरती बनावटी मुस्कान बना देता। आदित्य जी काफी देर तक ये सब नोटिस कर रहे थे। उन्हें जब लगा कि आरती का गुस्सा बढ़ रहा है तो उन्होंने शिजा, चिति और रोहन को कोई काम देकर भेज दिया। अब मीटिंग हॉल में बस आदित्य जी, आरती, आनव, नैना और रिजुल ही बचे थे। सबकी नजरें आदित्य जी पर ही थी। आदित्य जी ने एक नजर सबको देखा, फिर आनव से बोले, आनव तुम्हारा ध्यान कहाँ था मीटिंग में? उनके इस तरह के प्रश्न से आनव हड़बड़ा गया और वो हकलाते हुए बोला, कहीं नहीं सर, वो बस ऐसे ही। आदित्य जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और थोड़ा सख्त लहजे में बोले, तुम्हारी नजर यहाँ पर कम और शिजा पर ज्यादा थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? उनकी बात सुनकर आनव के साथ साथ रिजुल भी चौंक गया। उनकी बात सुनकर आनव ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं शिजा से प्यार करता हूँ और उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर आरती के हाथों की गुस्से में नसें तन गई और वो गुस्से में उठकर वहां से जाने लगा। तभी आदित्य जी आरती से बोले, कहाँ जा रहे हो आरती? कुछ काम याद आ गया डैड, बोलकर आरती वहां से जाने लगा। इससे पहले वो मीटिंग हॉल का दरवाजा खोलता उसके कानों में आदित्य जी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आदित्य जी को हंसते देख आरती पलटकर उनकी तरफ देखने लगा और यही हाल रिजुल का भी था। वो भी हैरानी से उन्हें देखने लगा। आदित्य जी को हंसते हुए देख आनव भी जोर जोर से हंस दिया और नैना धीरे धीरे हंसने लगी। अब आरती और रिजुल हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। आरती उनके पास आया और बोला, डैड आप हंस क्यों रहे हैं? आदित्य जी आनव को देखकर बोले, थैंक यू बेटा। अरे क्या कमाल की एक्टिंग करते हो, कैसी बातें कर रहे हैं अंकल जी, अपनों को थोड़ी ना थैंक यू बोलते हैं। आनव हंसते हुए बोला। आरती और रिजुल हैरानी से बोले, एक्टिंग? आप दोनों क्या कहना चाहते हो? आनव हंसते हुए बोला, मैं बताता हूँ तुम दोनों को, पहले यहाँ आकर बैठो। आरती वहाँ बैठ गया। आनव ने बोलना शुरू किया, ये सच है कि मैंने जब शिजा को पहली बार देखा था तो वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। फिर दूसरी बार जब मैंने उसे प्रेजेंटेशन देते देखा तो मुझे पता चल गया कि वो इस कंपनी में काम करती है। और ये भी सच है कि मैं यहाँ सिर्फ शिजा के लिए ही आया था। पर जब उस दिन तुमने उसे गुस्सा किया था ना, तब मैंने तुम्हारी आंखों में उसे खो देने का डर देखा था और जलन भी देखी थी, जिसकी वजह से तुमने उसे गुस्सा किया। और फिर उसी दिन शाम को मुझे अंकल मिले और अंकल से मैंने पूछा कि आरती और शिजा का क्या सीन है। तब इन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आरती पसंद करता है पर अभी उसे एहसास नहीं है। तब मैंने अंकल से कहा कि मैंने आरती की आंखों में उसके लिए प्यार और इनसिक्योरिटी फील की है। तब हम दोनों ने हाथ मिलाया और तब से मैं जानबूझकर तुम दोनों के सामने ऐसे देखता था ताकि आरती इनसिक्योर फील करे और अपना प्यार कबूल करे। और जब मुझे पता चला कि आरती वापस चला गया है तब फिर अंकल और मैंने अपना प्लान चेंज किया। फिर रिजुल से बोला, तुम्हें याद है रिजुल उस दिन जब मैंने तुमसे शिजा को प्रपोज करने के लिए बोला था? हाँ तो? रिजुल ने हैरानी से बोला। तो आनव बोला, उस दिन मैंने वो जानबूझकर बोला था ताकि आरती ये सुनकर सीधा यहाँ आ जाए, क्योंकि मुझे पता था कि उस समय आरती फोन पर ही था। और देखो जो सोचा वही हुआ और आरती यहाँ वापस आ गया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और अब मेरा रोल खत्म हुआ। आरती और रिजुल हैरानी से कभी आदित्य जी को देखते तो कभी आनव को। रिजुल हैरानी से आदित्य जी से बोला, इसका मतलब ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है और मैं खामखा अपने आप को क्रेडिट दिए जा रहा था अंकल। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। आरती आनव के पास आकर बोला, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आनव उसके गले लग गया और बोला, दोस्ती में थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते, और तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मुझे और क्या चाहिए। आखिर मेरी एक्टिंग काम आ गई, मतलब सफल हुई। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। तभी आनव बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या सुनना पड़ा? अच्छे खासे नाम का दानव बना दिया मेरा। कभी कभी तो मुझे डर लगता था कि कहीं प्रसाद ही ना चखा दे मुझे। उसकी बात सुनकर सभी जोर से हंस दिए। थोड़ी देर बात करने के बाद सभी ने संडे को ही लोनावला जाने का डिसाइड किया और अपने अपने काम में लग गए। संडे को अर्ली मॉर्निंग सभी पहले ऑफिस पहुंचे और वहां से पूरी तैयारी के साथ लोनावला के लिए निकल गए। आरती, रिजुल, चिति और शिजा एक गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में आनव, नैना, रोहन और कैंडी बैठ गए।
2-2.5 घंटे के सफर के बाद सभी लोनावला साइट पर पहुंचे। जिस जगह शूट होना था वो एक बहुत ही सुंदर जगह थी। मेन गेट से अंदर आकर अगल बगल छोटी छोटी हैचिंग की बाउंड्री सी थी और एक साइड उसके बीच में अलग अलग तरह के फूल लगे थे और दूसरी साइड एक फाउंटेन था। उस फाउंटेन के बीच में एक लेडी की मूर्ति थी जिसके सिर पर